मित्रों नमस्कार। आप सभी साहित्य प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है जनसुलभ पुस्तकालय के इस मंच पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग विगत कुछ दिनों से शंख घोष स्मृति कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। उसी क्रम में शंख घोष को याद करते हुए इस चौथी कड़ी में हमारे साथ प्रोफेसर और वाइस चांसलर आदरणीय सोमा बंदोपाध्याय जी हमारे साथ हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, शंख घोष एक ऐसे भारतीय साहित्यकार हैं जिनके लेखन में बहुस्तरीयता और विविधता है। और जैसा कि बांग्ला की खासियत है, वहां हर बड़ा रचनाकार बाल साहित्य भी सिरजता है। शंख घोष का नाम भी उन्हीं कुछ समादृत रचनाकारों में है। वे एक साथ गद्य लेखन और पद्य लेखन दोनों में जाने जाते हैं। साथ ही उनका विभिन्न भाषाओं से बांग्ला में किया गया अनुवाद कार्य भी काफी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त उन्होंने रविंद्र साहित्य पर काफी गवेषणा की है, काफी अध्ययन मनन किया है और उसे लेकर अपने तरीके से अपनी बात रखी है। प्रोफेसर सोमा बंदोपाध्याय जी का जो आज वक्तव्य होगा, मित्रों, उसका शीर्षक भी हमने यही रखा है, शंख घोष कवि और गवेषक के रूप में। सोमा जी उनके कवि और गवेषक पक्ष पर, विश्लेषक के पक्ष पर अपनी बात रखी। सोमा जी का उनके साथ एक सुदीर्घ साहचर्य रहा है, तो वे उनसे जुड़ी अपनी स्मृतियां भी हमसे साझा करेंगे। मित्रों, ज्यादा वक्त न लेते हुए हम सीधे सोमा जी के पास चलते हैं और उनके वक्तव्य से लाभान्वित होते हैं। आदरणीय सोमा बंदोपाध्याय जी। धन्यवाद। आदरणीय अर्पण कुमार जी और सभी श्रोता बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं साधुवाद देना चाहूंगी हमारे जनसुलभ पुस्तकालय से जुड़े हुए आदरणीय अर्पण कुमार जी और उनकी टीम को, जो इतने विषम कठिन परिस्थितियों में भी साहित्य की सेवा अनवरत करते जा रहे हैं। और धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस महायज्ञ में उन्होंने मुझे भी शामिल किया है। बात जब आती है शंख घोष पर, तो सबसे पहले उनकी चंद पंक्तियों से अपनी बात शुरू करना चाहूंगी। क्या तुम कविता पढ़ते हो? क्या तुम मेरी बातों को समझते हो? मैं तो तुम्हें पढ़ता हूं, मैं तो तुम्हें समझता हूं। जी हाँ, मनुष्य को कोट अनकोट पढ़ने और समझने का व्रत लिया था कवि शंख घोष ने। धूम मची है हृदय कमल में और बाबू मोशाय के कवि की लेखनी, जिसने एक के बाद एक अविस्मरणीय कविता और गद्य की सृष्टि कर धूम मचा दी थी, आज स्तब्ध है। कवि शंख घोष का जन्म सन 1932 के 5 फरवरी बांग्लादेश के चांदपुर में हुआ था। पिता मनिंद्र कुमार घोष एवं माता अमलावाला के वे चतुर्थ संतान थे और पिता का दिया हुआ नाम था चित्तप्रिय। शंख घोष नाम तो उन्हें बाद में दिया गया। सन 1947 में पहले आईए, फिर सन 1951 में प्रेसिडेंसी महाविद्यालय से बीए और सन 1954 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से बांग्ला में एमए परीक्षा में वे प्रथम हुए थे।
और उनकी पहली प्रकाशित रचना सन 1953 के जुलाई में विख्यात बांग्ला साहित्यिक पत्रिका के प्रथम अंक में दिन गुली रात गुली वे दिन वे रातें थी, और पत्रिका का नाम था कृत्तिवास। उनके कर्म जीवन का आरंभ बंगवासी कॉलेज में सन 1955 में अध्यापक के रूप में हुआ था। सन 1965 में जादवपुर विश्वविद्यालय के बांग्ला विभाग में बतौर अध्यापक अध्यापन का कार्य आरंभ किया था उन्होंने। फिर सन 1967 में अमेरिका के आयोवा विश्वविद्यालय के इंटरनेशनल क्रिएटिव प्रोग्राम में साहित्यकार के रूप में आमंत्रित किए जाने पर उनकी पहले विदेश यात्रा थी। इसी बीच सन 1956 में अपने सहपाठिन प्रतिमा विश्वास से विवाह भी किया। सन 1974 में फरवरी में दिल्ली विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर बने और सन 1977 में मूर्खो बड़ो सामाजिक नय, यानी कि मूर्ख बहुत सामाजिक नहीं होता, काव्य ग्रंथ के लिए उन्हें नरसिंह दास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और फिर उसी वर्ष बाबोरेर प्रार्थना यानी कि बाबर की प्रार्थना काव्य संकलन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत भी हुए। सन 1978 के फरवरी में विश्व भारती विश्वविद्यालय जो शांति निकेतन में स्थित है उसके विजिटिंग फेलो बने और सन 1982 में प्रहोर जोरा त्रिताल यानी प्रहर भर त्रिताल काव्य ग्रंथ के लिए कुमारन आसान पुरस्कार से सम्मानित हुए। सन 1984 के अगस्त से सितंबर तक विश्व भारती में राइटर इन रेसिडेंस बने रहे और सन 1979 में धूम लेगे छे हृदय कमल यानी कि धूम मची है हृदय कमल में, जो कि बहुत ही विख्यात काव्य ग्रंथ था, उसके लिए रविंद्र पुरस्कार प्राप्त किया। फिर उसी वर्ष जून के महीने में विश्व भारती के रविंद्र भवन के अध्यक्ष पद पर भी उनका चयन हुआ और सन 1990 में समग्र साहित्य सृष्टि के लिए उन्हें युगांतर पत्रिका की ओर से प्रतिष्ठित पुरस्कार मतीलाल पुरस्कार प्राप्त हुआ। सन 1992 के फरवरी महीने में जादवपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने अवकाश ग्रहण किया और उसके बाद कवितार मुहूर्तों यानी कि कविता का मुहूर्त काव्य संग्रह के लिए 1998 के में उन्हें शिरोमणि पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर उन्हें देशिकोत्तम विश्व भारती से दिया गया। सन 2011 में पद्म भूषण मिला और सन 2016 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजे गए। इस प्रकार अध्यापन क्षेत्र हो या सृजन क्षेत्र, दोनों में वे अत्यंत सफल रहे। देखा जाए तो अति व्यस्त कर्म जीवन में भी वे निरंतर सृजनरत रहे, लिखते रहे। निहित पाताल छाया, आदिम लता गुल्ममय, पाजुड़े दाड़ेर शब्दों, गांधर्वो कविता गुच्छ की तरह अविस्मरणीय काव्य ग्रंथ। शंखघोष मूलतः कवि के रूप में परिचित होने के बावजूद एक सुविख्यात गद्यकार भी थे। जैसा कि अर्पण कुमार जी ने शुरू में ही आपको बताया कि रविंद्रनाथ विषयक गवेषणा में भी वे अद्वितीय माने जाते थे। प्रसिद्ध अनुवादक भी थे। उनके विख्यात अनुवादों में से दो इकबाल से कोट अनकोट और इराकी कविता की छाया में कोट अनकोट उल्लेखनीय है। कवि कर्म के अतिरिक्त जिस विधा में भी उन्होंने अपनी कलम उठाई, अपनी लेखनी की जादू बिखेरी। जब बच्चों के लिए लिखा वहां भी वे उतने ही सफल रहे, उतने ही प्रिय रहे सब बच्चों के। विद्यासागर, सकल बेलार आलो यानी कि अगर इसको हिंदी में कहे तो सुबह की किरणें 1972 में, शब्दों निये खेला यानी शब्दों का खेल 1980 में, आमोन धानेर छड़ा यानी आमन धान की कविताएं 1991 में, शहर पथेर धूलो यानी शहर पथ के धूल 2010 में आदि उनकी उल्लेखनीय बाल कृतियां रही और लगातार जो है लिखते गए। जिन दिनों बाल मनोविज्ञान को वे अपने कवि कर्म के माध्यम से तलाश रहे थे, उसी समय लाइन ही छीलम बाबा यानी कि लाइन में ही खड़ा था बाबू जैसे गंभीर व्यंग्य रचना में भी उन्होंने सफलता पाई, जो कि विस्फोटक राजनैतिक विचारधारा को व्यक्त करती है। शंखघोष की कविमानस की गति द्विमुखी थी। एक और तो गहरे जीवन बोध के साथ साथ उनका कविमन समकालीन सामाजिक और राजनैतिक घटनाओं के उत्थान पतन के प्रति भी समान रूप से जागरूक था। समाज में हो रहे किसी भी प्रकार के अन्याय अनैतिक कार्य के विरोध में उनका कविमानस गर्जन कर उठता था। हर सामाजिक वैषम्य में,
अन्याय और संवेदनहीनता को चिन्हित किया है उनकी अमोघ कविताओं ने। निबिड़ आमोद आज कविता की एक पंक्ति देखिए। निषाद जागा है आज समाज में, निषाद एक आदिवासी जाति है, निषाद जागा है आज समाज में, हाथ में लाठी, कानों में अड़हल का फूल, मनुष्य छिन्न विच्छिन्न गिरा पड़ा है पत्थर कीचड़ में। तो ये उसी अभिव्यक्ति की शंख निनाद है। उनकी काव्य भाषा में तीक्ष्ण व्यंग और श्लेष का दो रूप पाठकों को देखने को मिलता है। निम्न वर्ग के दीनहीन जनता के प्रतिदिन की यंत्रणादायक जीवन गाथा के वे थे एकनिष्ठ गायक। उन पर होने वाले शोषण अत्याचार का प्रतिवाद ही शंख घोष की कविताओं का मूल स्वर था। दूसरी ओर कवि के अवचेतन मन में कविता की संपूर्ण पृथक एक धारा अविराम बहती चलती थी। मन के गहरे अतलांत में वह धारा अनवरत यात्रा करती रहती। एक उदाहरण यहां देती हूं आपको, जो कि तक्षक कविता से है और मेरी बहुत प्रिय कविता है ये। तुम्हारे भीतर है जागरण सिर्फ उत्थापन और केवल पौधों का, तुम्हारे भीतर सिर्फ पन्ना और सिर्फ बिच्छुरन केवल शक्ति, तुम्हारे भीतर नहीं कोई मिथ्या न सत्य का वास केवल दंशन, तुम्हारे भीतर न कोई नींव न कोई श्रृंग केवल तक्षक। कोट अनकोट, तुम्हारे भीतर न कोई नींव न कोई श्रृंग केवल तक्षक। ये पंक्ति वाच्यार्थ को पार कर चली जाती है। इस कविता का शीर्षक जैसा कि आपने देखा तक्षक है, परंतु तक्षक शब्द का प्रयोग यहाँ जिस रूप में हुआ है वहां यदि हम वाच्यार्थ का सहारा ले भी तो कौन सा अर्थ मिलेगा। इसी प्रकार शब्दों के अंतहीन रहस्य को निज देह में बहन करती है शंख घोष की इस दूसरी धारा की कविताएं। एक और बेहतरीन उदाहरण देखिए। क्या जल तुम्हारी व्यथा समझता है? क्या जल तुम्हारी व्यथा समझता है? तो फिर क्यों निविड़ के सजल उड़ छोड़ जल में जाओगी तुम? फिर क्यों? क्या जल तुम्हारे हृदय को आघात पहुंचाता है? तो फिर क्यों छोड़ जाना चाहती हो दिन रात का जल भार? यहां जल शब्द का एकाधिक बार प्रयोग हुआ है। एक शब्द के चारों ओर जिस अर्थ का वृत्त यानी घेरा रहता है, उस घेरे या वृत्त को पार कर जल शब्द को एक नवीन रहस्यमयता के साथ प्रयुक्त किया गया यहां। इसलिए स्पष्ट प्रत्यक्ष वाचार के माध्यम से जल शब्द को हम अपने समझ से बाहर पाते हैं। अर्थात अपने नवीन प्रयोग के माध्यम से शंख घोष ने जल, एक अति परिचित वस्तु जिसे हम पानी भी कहते हैं, उसका एक नवीन अर्थ को जोड़ दिया उसके साथ। इतने सहज परिचित साधारण शब्द को इतना असाधारण बनाया गया कि पाठक के पास विमुक्त होने के अतिरिक्त कोई उपाय ही ना था। मैं एक और उदाहरण देती हूं पसलियों के डाढ़ की आवाज कविता से। ये बड़ा अद्भुत एक काव्य ग्रंथ है जिसमें से एक खास विशेष कविता पसलियों के में डाढ़ की आवाज। डाढ़ माने आप जानते हैं कि जब नाव चलाते हैं तो डाढ़ से ही नाव खिया जाता है। तो कवि कहते हैं पसलियों में डाढ़ चलने की आवाज, खून में पानी छलक जाए, नाव की पतवार तोड़ उठ आता है कृष्णा प्रतिपद, जलज पौधों के भार से भारी है शरीर, न मेरा कोई अतीत न कोई भविष्य है, न मेरा कोई अतीत न कोई भविष्य है कहीं भी। पसलियों में डाढ़ की आवाज की पाठकों में बहुत मांग थी। लगभग हर बंगाली काव्य प्रेमी के अलमारी में ये काव्य ग्रंथ आपको देखने को मिलेगी। शंख घोष के अत्यंत घनिष्ठ मित्र एक और विख्यात कवि बांग्ला के ख्याति लब्ध कवि स्वर्गीय आलोक रंजन दाशगुप्ता जी ने अपने मित्र को कविता लिखने की गरज, इस कविता में, कविता का शीर्षक क्या था? कविता लिखने की गरज। इस कविता में कुछ इस प्रकार से उन्हें स्मरण किया कि दोपहर से निरपेक्षता सीखता हूं,
दोपहर से मैं निरपेक्षता सीखता हूं, दोपहर जैसे कोई बचपन का साथी, बिल्कुल शंख घोष की तरह। 18 नवंबर 2020 यानी कि गत वर्ष, तो 18 नवंबर 2020 की सुबह कोरोना ने कवि आलोक रंजन जी को, जो कि उस वक्त जर्मनी में थे, छीन लिया। और फिर 21 अप्रैल 2021 को साहित्य प्रेमियों ने 5 के दशक से लेकर सन 2019 तक लगातार सृजन प्रक्रिया में रत बांग्ला के अन्यतम श्रेष्ठ कवि शंख घोष को भी हमसे छीन लिया। कविता के साथ, जैसा कि पहले ही मैंने उल्लेख किया है शुरू में ही, वे एक ख्यातिमान निबंधकार, रविंद्र गवेशक, विशिष्ट अध्यापक, बाल रचनाकार एवं अनुवादक भी थे। यानी कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे वे। साहित्य अकादमी पूर्वी क्षेत्र के सभागार में उनके संस्पर्श में रहकर लगातार 2 हफ्तों तक काम करने का बहुत सुखद अनुभव मुझे प्राप्त हुआ था। मीर तकी मीर की गजलों का अनुवाद उस समय बांग्ला में हो रहा था। उसी कार्यशाला में बतौर अनुवादक मैं काम कर रही थी और शंख बाबू उस संग्रह के संपादक थे। उनमें मैंने नोट किया कि भावों, विचारों और ज्ञान तीनों का गहन एवं श्रेष्ठ समावेश था। उन 2 हफ्तों में मुझे बारंबार इसका परिचय मिला। सीखने की प्रक्रिया तो अभी समाप्त कहाँ हुई थी। फोन पर उस कार्यशाला के समाप्त होने के बाद भी कई बार बात होती थी। मेरे अनुवाद में छपने की बात भी हुई थी, पर संकलन समाप्त होने से पूर्व ही वे चल बसे। जब वे गद्य का सृजन कर रहे थे तो उनके शब्द और वाक्य चयन अद्भुत होते थे। कविता के समय भी पढ़ने के साथ साथ पाठक जैसे उन्हें सुन भी सकता था। बिंबात्मकता इतनी कि जैसे वे हृदय, उनके ये विदृश्य उनके आंखों के सामने घटित हो रहे थे। ऐसा लगता है कि जैसे वे जब लिखने बैठते तो कोई अदृश्य पाठक या श्रोता जैसे उनके सामने बैठे हो, ऐसा वो कल्पना करते। और उनकी इसी प्रतिभा का श्रेष्ठ निदर्शन उनकी गद्य संग्रह कालेर मात्रा ओ रविंद्र नाटक, निःशब्देर तर्जनी, छंदेर बारांदा, उर्वशीर हाসি, शब्द और एवं सत्य, ऐतिह्যের বিস্তার, সময়ের জলছবি, এই শহরের রাখাল, दामिनीर गान, हे महाजीवन, जो रविंद्रनाथ ठाकुर पर उनकी विख्यात पुस्तक थी और 2016 में आई थी। निरहम शिल्पी, लेखा जखन হয় ना, यानी कि जब लिखा नहीं जाता, सन 2019 में जो उनकी अंतिम कृति थी, आदि सभी में मिलते हैं। और साथ ही अगर हम देखें तो इन सभी रचनाओं में एक बहुत ही प्रतिबद्ध जो है रचनाकार को हम पाते हैं। शंख घोष के निबंधकार रूप से परिचित होने के लिए आधुनिकता नामक उनके निबंध को पढ़ना जरूरी हो जाता है। आधुनिकता को शंख घोष कुछ इस तरह से व्याख्यायित करते हैं कि मनीषा की व्याप्ति या अवचेतन के उत्स यानी स्रोत पर आधुनिकता की जो नींव बनाई गई थी, क्या आज के संदर्भ में विचार करें तो वो कहीं ध्वस्त होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। आधुनिक युग जब आधुनिकोत्तर या फिर उत्तर आधुनिकोत्तर युग में पहुंच जा रहा है, तभी कहना आवश्यक हो जाता है कि आधुनिकता भी एक सीमित या कि कहे कि आउटडेटेड धारणा है। इस व्याख्या से कुछ आलोचक शायद सहमत ना भी हो, परंतु 30 के दशक से लेकर 21वीं सदी की आधुनिकता की जो परिभाषा वस्तुतः एक नियतिवाद में रूपांतरित हो गया है, उससे मानविक उत्तरण की अभिप्सा में ही आधुनिकता की आधुनिकतर परिभाषा छिपी हुई है। इस अनुमान की हम उपेक्षा नहीं कर सकते। उनके निबंधों के हम 3 प्रकार देख सकते हैं। पहले में वैयक्तिक, दूसरे में सामाजिक एवं सांस्कृतिक, एवं तीसरे में काव्य रसद्रष्टा शंख घोष की सौंदर्य चेतना का परिचय मिलता है, अर्थात ललित निबंध। उनके समाज विषयक निबंधों में श्रेष्ठ है काला समय। नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि जिसमें एक सत्यनिष्ठ, परपीड़ा से द्रवित, संवेदनशील, सच्चे नागरिक की हृदय वेदना की प्रगाढ़ अभिव्यक्ति मिलती है।
अकाल, बाढ़ आदि प्राकृतिक विपर्य के दौरान पीड़ित, दुर्दशाग्रस्त, विपन्न मनुष्य के साथ खड़े हो पाने की एक अधीर व्याकुलता हमें उनके इस निबंध में देखने को मिलता है। कवि का स्वदेश चिंतन का परिचय भी है उनका ये निबंध काला समय। उनके महत्वपूर्ण ललित निबंध है कविता की भाषा, मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ ट्रांसलेट करके, विश्वास अविश्वास, चीन में कविता और रविंद्रनाथ, टॉल्स्टॉय एवं सिंक्लेयर आदि। बांग्ला के रविंद्र परवर्ती आधुनिक युग के प्रख्यात कवि जीवनानंद की कविताओं के बारे में उनकी व्याख्याएं मलारमे और इलियट के साथ तुलना करने पर कहाँ वे जीवनानंद को अलग पाते हैं, रविंद्र प्रसंग में तत्कालीन बांग्ला आलोचकों पर प्रश्न उठाना, अविश्वासियों को विश्वास की कविता क्यों और कब अच्छी लग सकती है, इस पर बातचीत करना, रविंद्रनाथ के गीतांजलि की कविताओं के बारे में प्रचलित विश्वास के बाहर जाकर उनकी व्याख्या करना, ये सारी जो भिन्न धर्म सोच है उनकी, उसके जो गद्य को बहुत बहुत विशिष्ट बना देती है। अपने रविंद्र विषयक निबंधों में ही एक स्थान पर वे स्वयं पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि बार बार हर बात में यूं रविंद्र निर्भर बन जाना अच्छी आदत नहीं। मैं आप लोगों को बता दूं, ये बांग्ला भाषियों का एक स्वभाव ही है, क्या कहे कि साहित्य प्रेमियों का भी और साहित्य की सृजनकर्ताओं का भी, कि बार बार वे रविंद्र व्यक्ति रविंद्र और रविंद्रनाथ के काव्य, उनके साहित्य का सहारा लेते हैं। तो इसीलिए इसी बात पर जो है स्वयं पर व्यंग करते हुए शंख घोष जी ने ऐसा कहा था। तो जब उन्होंने ये कहा कि बार बार हर बात में यूं रविंद्र निर्भर बन जाना अच्छी आदत नहीं है मेरी, तब उनके पाठक उनसे कहते, जिसमें कि मैं भी शामिल हूं, कि वे जिसे बुरी आदत कह रहे हैं, हमें तो उनके उसी आदत से प्रेम है, क्योंकि जिस दृष्टिकोण से उन्होंने रविंद्र काव्य पर गवेषणा की वह बिल्कुल नवीन और अनोखा था, और उसी के कारण हमें रविंद्र साहित्य एवं व्यक्ति रविंद्रनाथ के कई कई आवरण उन्मोचित होते हुए हमने देखा है। तो बंगभाषियों के स्वप्न में, प्रेम में, दैनिक दिनचर्या में, दुख सुख आनंद वेदना सब कुछ से अविच्छिन्न रूप से रविंद्र और रविंद्र काव्य को जोड़ देने में कवि निबंधकार शंख घोष का बहुत बड़ा योगदान था। आधुनिकता शीर्षक निबंध में उन्होंने एक बार मध्यवर्ग की विडंबना को बहुत ही सटीक शब्दों में वर्णन किया। उसकी कभी कभार या कहे कि प्राय आत्मकेंद्रित स्वरूप को उन्मोचित करते हुए उन्होंने कहा कि हम केवल न यानी कि नकारात्मकता को ही प्राथमिकता देते हैं, हाँ यानी कि हाँ पर निर्भरता हमारी बहुत कम है। कुछ करने का दायित्व लेने की जगह न करने का अवसर ढूंढते हैं हम मांग तो करते हैं पर दायित्व नहीं निभाते, हम आलोचना तो करते हैं पर सहायता नहीं करते। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि निबंधकार के रूप में भी वो बहुत ही श्रेष्ठ और अन्यतम थे बांग्ला निबंधकारों में, परंतु फिर भी कविता में ही उन्होंने मुक्ति के विजय मंत्र को ढूंढा। प्रेम और प्रतिवाद यही तो थे वे मूल मंत्र। उनमें पंक्ति निर्माण की ऐसी विरल प्रतिभा थी कि उनकी कुछ प्रेम एवं प्रतिवादी कविताओं की पंक्तियों में शिक्षित समाज ने मुहावरों को ढूंढ लिया था। मैं बताती हूं आपको कैसे। एक कविता का शीर्षक ही है मुंह ढक जाए विज्ञापन से। अक्सर हम आज के जमाने में जो है अपने आप को विज्ञापित बहुत करते हैं, प्रचार बहुत ज्यादा होता है, शायद उसी की ओर संकेत था। तो कहते हैं मुंह ढक जाए विज्ञापन होर्डिंग से, ये बिल्कुल एक तरह से मुहावरा बन गया। मूर्ख बहुत सामाजिक नहीं होता, कोट अनकोट। मैंने कल रात तुम्हारी उंगलियों के बीच ईश्वर को देखा है, मैंने कल रात तुम्हारी उंगलियों के बीच ईश्वर को देखा है, कोट अनकोट। हाथ पर हाथ रखना आसान नहीं, जिंदगी भर साथ निभाना आसान नहीं, कोट अनकोट। तुम किस पार्टी में हो, तुम किस पार्टी में हो, कोट अनकोट। मेरे संतति रहे स्वप्नों में, और अंततः तुम्हें डांटूंगा बहुत डांटूंगा पर सबसे छुपाकर। तो ये सारी जैसे पंक्तियां जो है वो दिनचर्या में जो है लोग इस्तेमाल करने लगे,
साहित्य में तो करते ही थे, लेकिन बात बात पर इन पंक्तियों का वो आवृत्ति करते। तो ये सारी का जो पंक्तियां हैं, ये हम काव्य प्रेमियों के मन में अमिट छाप छोड़ गई है। उनकी प्रेम कविता से एक मोती चुनकर मैं आपके लिए लाई हूं। ये तुम कविता से चंद पंक्तियां हैं जो कि मैंने ही अनुवाद किया था। मैं उड़ता हूँ, फिरता हूँ, घूमता हूँ चहु और, मैं उड़ता हूँ, फिरता हूँ, घूमता हूँ चहु और, मैं दिन भर पथ पथ जलता भटकता हूँ, पर कुछ अच्छा नहीं लगता, पर कुछ अच्छा नहीं लगता, घर लौटकर यदि ना देखूं, तुम हो, तुम हो। दूसरी अविस्मरणीय प्रेम कविता है संगिनी से। वहां वो कहते हैं, हाथ पर हाथ रखना आसान नहीं, हाथ पर हाथ रखना आसान नहीं, जिंदगी भर साथ निभाना आसान नहीं, ये बातें बहुत आसान हैं, पर जानता कौन नहीं, आसान बातें आसानी से कहना उतना आसान नहीं। सत्य ही तो कहा है कवि ने, आसान यानी कि सहज बातें सहज ढंग से कहना आसान तो नहीं होता है, सहज तो नहीं होता है, और यदि कह पाते तो जीवन जीना कितना आसान हो जाता। सिर्फ उनकी कविता में ही नहीं, उनकी जीवन शैली में भी दृढ़ चरित्र का और मूल्यबोध की महिमा स्पष्ट दिखाई देती है। जीवन भर सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस दिखाया उन्होंने। निपुण छंद, सटीक शब्द चयन, अनुपम नवीन प्रयोग के माध्यम से कविता उनके व्यक्तिगत परिसर को लांघकर समाज का विवेक बन बैठी। प्रेम, अप्रेम, समझौता, प्रतिवाद के युगलबंदी के साथ ही हमें पथ चलना होता है, और उस समय कविता ही हमारी संकट मुक्ति का उपाय बन जाती है। जीवन के अंतिम क्षणों में संभवतः अत्यंत वेदना के साथ कवि ने उच्चारित किया होगा कि प्रकृति शायद प्रतिशोध ले रही है रोज रोज बारंबार, प्रकृति शायद प्रतिशोध ले रही है रोज रोज बारंबार, इस बोध के विनाश काल के अंधकार में। वर्तमान परिस्थिति में कवि रविंद्रनाथ की ही तरह कवि शंख घोष ने भी प्रकृति की उसकी उपेक्षा करने हेतु प्रतिशोध लेते हुए देखा, और इस प्रकार सीमांत विहीन देश देश में व्याप्त शंख घोष की कविता आज बन गई है हमारी विवेक का अभिज्ञान। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सोमा जी, इस सार गर्भित और धारा प्रवाह वक्तव्य के लिए। कुछ लोग इतनी मेहनत, इतनी निष्ठा और समर्पण के साथ और इस रेंज में जाकर, इस विस्तार में जाकर अपनी बात कहते हैं कि मन करता है कि उन्हें सुनते ही चले जाएं। बहुत अच्छा उद्बोधन इस विषय पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, सोमा बंदोपाध्याय जी स्वयं शिक्षाविद होने के साथ साथ, या कहिए उससे पहले, लेखक अनुवादक हैं, और उनका शंख घोष जी के साथ एक सुदीर्घ साथ रहा है। कई कार्यक्रमों में, कुछ एक की इन्होंने चर्चा भी की, साहित्य अकादमी की अनुवाद कार्यशाला की चर्चा भी की। तो इस तरह से हमने पाया कि शंख घोष किस तरह आम लोगों के बीच बैठे हुए थे। सोमा जी ने उनकी कविताओं की कुछ पंक्तियों के साथ अपनी यह बात रखी कि कैसे वे आम बांग्ला जीवन में उद्धृत हो रही थी। यह किसी रचनाकार के लिए बहुत बड़ी बात है कि उसकी पंक्तियां, उसके लिखे हुए शब्द लोगों तक, आम जनजीवन तक सहज रूप से उद्धृत हों, उनको कोट किया जाए। तभी तो शंख घोष एक प्रामाणिक और विश्वसनीय आवाज के रूप में हमारे सामने आते हैं।
वे जितने बड़े साहित्यकार हैं उतने ही बड़े समाज से जुड़े हुए एक समाजकर्मी भी हैं। मित्रों, इस बीच आप सभी लोग हमसे जुड़े रहे। कुछ एक के नाम और कुछ महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं मैं यहां लेना चाहूंगा। मित्र सेन दास जी, सत्येंद्र पांडे जी, विनोद दास जी, वंदना कुमारी, अंबर कुमार चौधरी, श्वेता रस्तोगी, अमृता पासी, शशांक शुक्ला, प्रकाश बाल जोशी, सुलोचना, मुजीबिर रहमान, जयश्री पुरवार, आनंद पंडित, सुपर्णा मुखर्जी, आरपी सिंह, सत्येंद्र पांडे, सुपर्णा मुखर्जी, अनुपम परिहार, आनंद पंडित और तमाम कई साथी हमारे साथ बने रहे। आप सभी के बने रहने से ही यह कार्यक्रम संभव है। मित्रों, ये वे नाम हैं, विद्या रजक जी, ये वे नाम हैं जिनके कमेंट्स हमें यहां मिले हैं। इसके अलावा कई और मित्रगण हमें देख रहे हैं, उन सभी का हार्दिक धन्यवाद। और सोमा जी, आपका पुनः हार्दिक धन्यवाद कि इस महत्वपूर्ण शख्सियत पर बोलने के लिए आप सहमत हुई और इस तरह इस पूरी आत्मीयता के साथ अपनी बात रखी। शुक्रिया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार जी, धन्यवाद। जी, मिलते हैं दोस्तों। यह कड़ी आगे जारी है और 12 जून तक हम शंख घोष जी पर यह कार्यक्रम कर रहे हैं। कल भी हमारे महत्वपूर्ण वक्ता रहेंगे और एक एक कर आप शंख घोष जी के कई अन्य पक्षों से भी अवगत हो सकेंगे, उनसे जुड़े अन्य संस्मरण भी सुन पाएंगे। धन्यवाद आप सभी का। एक बार धन्यवाद देना चाहूंगी। सोमा जी, धन्यवाद देना चाहूंगी। सोमा जी अनम्यूट कर लें अपने आप को। जी, म्यूट आवाज आ रही है? जी, सोमा जी बोलें। हाँ, मैं कहना चाह रही थी कि मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप देश के कोने कोने में पहुंच रहे हैं, जनसुलभ पुस्तकालय के बैनर तले आप और आपकी टीम के सदस्य जिस तरह से जुटे साहित्य सेवी के रूप में, ये निस्संदेह बहुत बहुत सराहनीय कार्य और आपने मुझे इसमें जोड़ा, इसके लिए मैं हार्दिक रूप से जो है अपना आभार प्रकट करती हूँ। निस्संदेह मैं भी उन्मुख रहूंगी कि आगे के कार्यक्रम मैं भी उसमें सुन सकूं उसे। नमस्कार, धन्यवाद सभी श्रोताओं को, आप सबको। जी जी, शुक्रिया। आप आई, अच्छा लगा और यह एक महत्वपूर्ण वक्तव्य आपके कारण संभव हो पाया। जनसुलभ पुस्तकालय की पूरी टीम आपका आभारी है। और मित्रों, कल फिर हम एक दूसरे कार्यक्रम के साथ में। शुक्रिया, शुभ संध्या। शुभ संध्या।